कि रेमन सच में बाबू डकैत को उसके बेटे के जस्टिस के लिए मारना चाहता था। लेकिन अगर ये सच है तो उसने जस्ट उसे मारने के बाद ये स्टेटमेंट क्यों दिया? आज से लियारी में बलूचों की हुकूमत होगी। जो भी दगाबाजी करेगा उसका यही असर होगा। और फिर आगे जाकर उसने आईएसआई से हाथ मिला लिया, विच लीड्स टू 2611। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पर यह है कि हमजा उसे फिर भी नहीं मारने वाला था। होल्ड ऑन अ सेकेंड, मैं कुछ ज्यादा ही सवाल पूछ रहा हूँ, शुरू से शुरू करते हैं। तो हमारा इंट्रोडक्शन रेमन डकैत से होता है उसके मोस्ट वर्नरेबल स्टेट में, जहाँ ऑफ कोर्स इट इज अ सैड थिंग कि उसका बेटा मर चुका है। लेकिन हमारी तरह उसके अंदर भी स्टिल एक होप है कि शायद ये उसका बेटा ना हो, ये कोई और भी हो सकता है। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये उसका ही बेटा है, और यहाँ पर उज़ेर उसके इंटरनल वॉइस को इको करता है कि गैंग वॉर में बच्चे को नहीं मारना चाहिए था। जहाँ उज़ेर उसे एक काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है कि उसके बिलीव्स यहाँ पर करेक्ट है कि गैंग्स के बीच में बच्चा तो नहीं आना चाहिए ऑफ कोर्स। लेकिन ये सिर्फ उसके लिए एक सैड मोमेंट नहीं होता, लेकिन उसकी एक पर्सोना की डेथ होती है, उसकी पर्सोना एज अ प्रोटेक्टर, जो कि हम इसी मूवी में आगे चल के देखते हैं, जहाँ ब्रिज पर वो अपनी फैमिली के लिए खुद को सैक्रिफाइस करता है। मतलब वो बच जाता है, काइंड ऑफ सैक्रिफाइस ही होता है वो। लेकिन कमिंग बैक टू आवर दिस सीन, वो एट दिस पॉइंट खुद को बहुत ज्यादा ब्लेम कर रहा होता है कि उसके बेटे की डेथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पर लेता है कि अगर वो उसके बेटे के साथ होता तो ये सब कुछ कभी होता ही नहीं। और उसी पॉइंट पर एंट्री होती है जमील जमाली की, जो उसे एक बड़ी रैशनल चॉइस देते हैं कि रिवेंज लेने का कोई पॉइंट नहीं है, उससे सिर्फ एक बैड पीआर होगा उनके पार्टी के लिए। अगर हम उसकी चॉइस को ऑब्जेक्टिवली देखें तो वो रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर इसे ही हम रहमान बनकर देखें तो जस्ट लुक एट हिम, क्या आपको लग रहा है कि उसके माइंड में चल रहा है कि भाई व्हाट अ ग्रेट एडवाइस और मुझे इसे फॉलो करना होगा? लेकिन स्टिल ही समवॉट कंट्रोल्ड, वो बदले के भाव में डूब नहीं गया है। लेकिन एट द सेम टाइम वो इमोशनली सेटिस्फाइड भी नहीं है, क्योंकि वो खुद को रोक ही क्यों रहा है? जस्ट बिकॉज ये पार्टी से उसके गैंग के लिए पैसे आते हैं इसलिए? क्या ये पैसे उसके बेटे से बढ़कर है? ये थॉट्स उसके जहन में हमेशा ही रहते। और मुझे ये बात कैसे पता कि जब उज़ेर और हमजा फुटबॉल खेल रहे होते तो वो सडनली आता है और बताता है कि वो कैसे फुटबॉल सिखाया करता था उसके बेटे को इसी ग्राउंड पर। फुटबॉल सिखाता था नहीं को यहाँ। बच्चा था अभी, मारना नहीं चाहिए था। और इसी पॉइंट पर हमारा ब्रेन उसे किसी विलन की तरह एसोसिएट नहीं करता, बल्कि एक बाप की तरह करता है जो कि उसके बेटे के मौत से टूट चुका है, जिसे सिर्फ एक रैशनल रीजन चाहिए बापू डकैत को मारने के लिए। क्या आप सोच सकते हो एक नॉर्मल पर्सन मर्डर जैसा हॉरिबल क्राइम कैसे कर सकता है? और अगर मुझे आपको इसके बारे में हिंट देनी हो तो ये सेम रीजन है हम बाबू डकैत के मौत पर उसके लिए कुछ फील नहीं करते, क्योंकि ऑनेस्टली किसी और ह्यूमन बीइंग को मारना मतलब मार डालना कोई सिंपल चीज नहीं है। और मुझे ये बात कैसे पता है? मेरा एडिटर भी ज्यादा सैलरी मांगा करता था, रेस्ट इन पीस। तो किसी और ह्यूमन बीइंग को मारना कोई आसान चीज नहीं है, और इन सब ट्रॉमा को प्रोसेस करने के लिए हमारे ब्रेन को एक बड़ा रैशनल रीजन चाहिए होता है कि क्यों अगले वाले पर्सन को मारना बहुत ही जरूरी थिंग है। और यह हमारा प्रोटैगनिस्ट हमजा हमें एक रैशनल रीजन देता है कि क्यों हमें इसी वक्त बाबू डकैत को मारना चाहिए, जो कि बड़ा सिंपल और बड़ा रैशनल डिसीजन है कि अभी बाबू डकैत तैयार नहीं होगा, और अगर हम बाद में उससे बदला ले तो हमारे ही ज्यादा लोग मरेंगे। तो बाद में ज्यादा लोग मरने से अच्छा है हम अभी उसे क्यों नहीं मार देते। और जहाँ सवाल आता है इस पॉलिटिक्स का, उसका भी वो बड़ा रैशनल रीजन देता है। अब उसी की जुबानी सुनो। और अगर आप इलेक्शन जीतने के मकसद से बदला नहीं ले रहे हैं तो आप ये इलेक्शन कब का हार चुके हैं। और हमजा इसी पर्टिकुलर थिंग में बड़ा ब्रिलियंट है, जहाँ वो हमेशा
वही बातें बोलता है जो आगे वाले को सुननी होती है। जैसे यह उसका कवर ब्लो होने ही वाला था, लेकिन वो बड़ा अच्छा जवाब देता है जो रहमान सुनना चाहता था, और वो एज अ गिफ्ट उसे बाइक भी दे देता है। लाइक हाउ फकिंग ब्रिलियंट ही इज। क्योंकि हमजा को एक पर्टिकुलर थिंग पता है कि हम आगे वाले पर्सन का हमेशा एक प्रेडिक्टेबल मॉडल बनाने के लिए तैयार होते, जिससे कॉन्वर्सेशन इजी हो जाती है कि हमें पता है उसके माइंड में क्या चल रहा है। और हमजा ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इसे हैक को एक्सप्लॉइट करता है। आप मूवी में उसके सारे फर्स्ट कॉन्वर्सेशन सुनो, आपको ये थिंग नोटिस होगी कि आगे वाले को जो सुनना है वो उसी के बारे में बात करता है। लेकिन फिर भी हम रेमंड डेकेट टाइप विलन के लिए सिंपथाइज ही क्यों फील करते, और क्या उसके लिए सिंपथाइज करना हमें भी एक विलन बनाता है? सीरियसली मुझे भी इसका आंसर नहीं पता, एंड आई बेग यू आप भी मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। लेकिन माय थ्योरी इज कि अगर आप करप्ट पॉलिटिशियंस में बैठे हो, तब वह लीस्ट करप्ट पॉलिटिशियंस आपको ज़्यादा लाइकेबल लगेगा। लेकिन वो ये फैक्ट नहीं चेंज करता कि वो स्टिल एक करप्ट पॉलिटिशियन ही है। वैसे ही हमारी सिंपथी और एम्पथी भी बहुत रिलेटिव है, और इस मूवी में हम लिटरली ऐसे कैरेक्टर्स को देखते, तब हमें रेमन रिलेटिवली बहुत लाइकेबल लगने लगता है। ही इज नॉट विलन मटेरियल, ही नेवर वॉज। लेकिन फिर भी मुझे आपके भी ओपिनियन सुनने, तो कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला रहेगा। और इस क्वेश्चन का और एक आंसर है कि रेमंड डकेत का कैरेक्टर लाइकेबल बनने के लिए लिखा गया था। जैसे उसकी शेर बलोच की गद्दी, और उसे जैसे बलोचों का सेवियर बताया गया है, और उसका वो इंट्रोडक्शन एज वर्नरेबल पर्सन। लेकिन हमें उसको सिर्फ एक पॉइंट तक ही लाइक करना है, क्योंकि अगर हम उसके बियॉन्ड चले गए तो हम हमजा को एज अ हीरो नहीं बल्कि एंटागनिस्ट की तरह ट्रीट करने लगेंगे। और मूवी में वो पॉइंट कब आता है जब हम उसे जेन्युइनली हेट करने लगते। यस, यू आर राइट, 26/11 पर। Terrorists who attacked the CST station. Presumably, these could be the same two pictures we just showed you. लेकिन ट्विस्ट ये है यहाँ पर, जहाँ रहमान का कैरेक्टर एक कोड फॉलो करता है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। जैसे जब रहमान बाबू डकैत को मार देते, तब हम उसे बहुत इजीली माफ कर देते, लेकिन फिर वो पॉलिटिक्स में चला जाता है, और उसके बाद मैन वो आईएसआई से मिलता है, जो कि पास्ट में बहुत ही हॉरिफिक चीज़ें कर चुके हैं बलोचों के साथ। इसीलिए रहमान स्टार्टिंग में तो उनके ऑफर रिफ्यूज़ करते हैं कि वो असला बारूद सप्लाई नहीं करेगा। लेकिन इस पर मेजर इकबाल उसे बहुत अच्छा काउंटर देते कि ठीक है। लेकिन रहमान भाई, पाकिस्तानी सियासत में आज तक जिसने भी हुकूमत किया है, वो सब कुछ ना कुछ गलत हरकत करके ही ये मुकाम तक पहुंचे। अगर आपको इस हमाम में उतरना है तो नंगा तो आना पड़ेगा। जिस पर रहमान बाद में जाकर एग्री करता है और उनको वेपन्स के लिए हाँ बोल देता है। लेकिन हमसे इनको वार्न करता है कि आप किन से हाथ मिला रहे, क्योंकि उसे भी डीप डाउन पता है कि ये सब प्लानिंग इंडिया के अगेंस्ट हो रही है। और फिर भी रहमान उसकी नहीं सुनता है, और यू नो दिस थिंग हैपन्स। ये कौम का ड्रामा मुझे मत दिखा सारे। 4 गोली खाई हमने अपनी कौम के लिए, बच्चा खा लिया कौम ने मेरा, बदले में थोड़ा वापस ले लिया। तो कौन सा तेरी अम्मी छीन ले तुझसे साले। लेकिन फिर भी हमजा रहमान को मारने की अब तक नहीं सोच रहा है, क्योंकि हमजा को लगता है कि इसने फर्स्ट टाइम उनकी मदद की क्योंकि रहमान को पॉलिटिक्स में आना है। लेकिन अब सेकेंड टाइम मेजर इकबाल के पास इक्वली ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है, लाइक लिटरली कुछ नहीं है। अब रहमान उनकी क्यों ही मदद करेगा। लेकिन जैसा हम सोचते वैसे थिंग्स थोड़ी ना होती। और जब शादी में मेजर इकबाल फिर से रहमान से पूछता है कि हमें फिर से आपकी गन्स लगेगी, तब रहमान का उस पर ये जवाब होता है, की खिदमत में हम हमेशा
तैयार खड़े हैं भाई, लिस्ट उजैर को भेज दीजिए, वक्त से पहले सामान पहुंच जाएगा। वियर्ड रिएक्शन, राइट, रियली वियर्ड रिएक्शन। जो लोग कुछ दिन पहले इसकी कौम को धोखा दे रहे हैं, अब वो उनके लिए हमेशा तैयार है, लाइक सीरियसली। और इसी पॉइंट पर वो भी लिस्ट में ऐड हो जाता है और हमें सडनली ये फैक्ट हिट होता है कि बाबू की डेथ किसी जस्टिस के लिए नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक पावर मूव था कि लियरी में अपनी पावर बनानी। उसके बाद वो इलेक्शन आया और फिर आईएसआई की हेल्प, जहाँ वो अपने ही कम्युनिटी के बारे में भूल जाता है। जब आईएसआई ने उन बच्चों के पानी में जहर मिलाया था, लाइक हाउ फकिंग हॉरेबल थिंग इट इज। जहाँ इस सीन में शेरनी उसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो भी यहाँ होगा इस थिंग के बाद, लेकिन वो बिजी था उसकी सियासती हरकतों में ही। और यही छोटी छोटी बातें लीड करती है हमारी फाइनल चैप्टर 8 टू ब्रूटस पर। एंड टू बी ऑनेस्ट इट हर्ट्स। जैसे हमने रेमंड डकेत के साथ पूरी मूवी ग्रो किया है, उसका एम्पायर एक्सपांड किया है, तो उसे मरते देखना तो हर्ट करता है, ऑफ कोर्स करता है। और इसीलिए हम उसकी सोल देखते हैं द एंड ऑफ द मूवी। दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो कमेंट करना, अगर नहीं पसंद आया होगा तो आप बहुत पहले ही चले जा चुके होंगे। I mean, इतना स्मार्ट तो हूँ मैं ये सब अंडरस्टैंड करने के लिए।